नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ये कई जगहों पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कई जगहों पे जहाँ पे आपको ये सॉल्व करना होता है, और मैथमेटिक्स में तो इम्पॉर्टेंट है ही। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन है तो उसमें एक वेरिएबल होगा, ठीक है, और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पर एक्स रखा हुआ है। वैसे वाई जेड भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम एक्स में डील कर रहे हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं जो कि पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वेट करके बनाया जाता है। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल आप जानते हो ए एक्स प्लस बी है ना, उसको इक्वेट टू जीरो कर दोगे तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ऐसे ही आप जानते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके का होता है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का एग्जांपल है। तो polynomial equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a b c are real numbers is called quadratic polynomial। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ax square plus bx plus c is equal to 0 हो और a इसमें 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो होना ही चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही चाहिए। मतलब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हो क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ठीक है, बट इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। बाकी एक्स वाला टर्म हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट टर्म हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही चाहिए। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके की इक्वेशंस जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। टर्म्स को हम कह सकते हैं इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले ही लिखा जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिडिल में लिखा हुआ है, बट इसको हम अरेंज करके अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम चाहें तो इन दोनों तरफ LHS RHS में अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इक्वेशन जो है बच्चों वो आपका ये हो जाएगा। देख सकते हो 0 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, बट 0 को माइनस एक्स स्क्वायर को -1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4x को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -4x हो जाएगा, एंड 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से लिखा जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये सभी बच्चे पहले से भी जानते होंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानता है वो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ में उसको आ गया होगा। अब बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारा मतलब है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। सो द वैल्यू, इसका डेफिनेशन क्या होता है रूट का, द वैल्यू फॉर विच द ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपको पता है कि बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे मान लो एक मैं सबसे बहुत ही एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, +1 या -1। तो +-1 इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब x इज इक्वल टू 1 और -1 को, ये जो स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 1 और -1, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू +-1, मतलब या तो 1 है या -1 है। तो ये सॉल्यूशंस कहलाते हैं, ये रूट्स कहलाते हैं। कौन रूट कहलाता है बच्चों? 1 और -1, 1 और -1 ये दो आपके रूट्स हैं। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये समझते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप जानते हो, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। और एक होता है, इस क्लास में हम सीखेंगे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। सो बेसिकली ये दोनों चीजें लगभग सेम ही है, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है सॉल्व करने का। मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप उसको इसका रूट जो है या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लो, या नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल लो, नहीं तो एक फार्मूला भी होता है इसका, डायरेक्ट फार्मूला, जो कई बच्चे जानते भी होंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। थोड़ा सा लेंदी सा फार्मूला है, बट आपको याद हो जाएगा। ये अगर ये आप 10-15 क्वेश्चंस कर लोगे प्रैक्टिस तो आपको ये याद भी हो जाएगा। और ये बहुत ही मजेदार भी है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना होता, बस कैलकुलेशन करते हैं और आंसर आ जाता है।
सो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग इट्स मिडिल टर्म। मिडिल टर्म से पहला प्रोसेस जो है, तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को: फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। सबसे पहला जो हम लोग मेथड सीखेंगे वो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये सबसे सिंपल तरीका है। देखते हैं कैसे इसको करेंगे। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक बार फिर से इसको रिमाइंड करते हैं कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a b c कोई भी रियल नंबर्स होंगे, a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब b और c 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें हमें यही चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखते कैसे हैं। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप ले लो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में x प्लस 1 का स्क्वायर, फर्स्ट अगर हम फर्स्ट को, अच्छा इसको चेक कैसे करेंगे, पहले तो इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। मतलब x प्लस 1 स्क्वायर को हमें एक्सपैंड करके लिखना होगा। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर इसको एक्सपैंड करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 आएगा और ये 2x माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा, ये 2x जब इधर की तरफ आएगा तो इसके साथ ही कैंसिल होकर के एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस नहीं बल्कि 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 0 बच जाएगा। मतलब इसको हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट में, इसको भी। तो ये इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अगर इसके साथ मैं कंपेयर करूं तो अगर हम देखें तो a की वैल्यू 1 है, क्योंकि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स, क्योंकि x वाला टर्म इसमें है ही नहीं, और फिर 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो ध्यान से, a एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 एक्स स्क्वायर है, मतलब a की वैल्यू 1 है। bx की जगह पे 0 इंटू एक्स है, x वाला टर्म है ही नहीं, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू c होगी, कांस्टेंट टर्म c है। तो कंपेयर करें अगर हम इसके साथ, तो a 0 नहीं होना चाहिए था, तो a 0 नहीं है इसमें, दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सो सेकंड पार्ट में अगर आप राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे, -2 को -3 से तो -6 हो जाएगा, और -2 को -x से करेंगे तो माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर, और ये जो -2x, ये जो प्लस 2x है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आकर के -2x हो जाएगा, तो -2x, और ये -6 जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है, वो लेफ्ट हैंड साइड में आके +6 हो जाएगा। तो ये बात तो आप जानते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास, आप देख सकते हो। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिल्कुल, क्योंकि इसमें अगर देखें हम तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म प्रेजेंट है, और x वाला टर्म भी है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो इस फॉर्म में बिल्कुल आ रहा है, और आप कंपेयर करके ये भी कह सकते हो कि अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू -4 है, और c की वैल्यू 6 है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 6। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ए बी सी हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी इक्वेशन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वो सॉरी इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप देखो इसमें कि अगर हम ओरिजिनल के साथ कंपेयर करें तो हमारे लिए a जो है वो यहाँ पर b के बराबर है, b जो है वो c के बराबर है, और c जो है वो a के बराबर है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, फार्मूला जब हम इसका सीखेंगे, तो फार्मूला जो डेराइव किया जाता है, जैसा कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि इसमें x की वैल्यू क्या है, रूट निकालना है हमें, तो रूट क्या है इसका, तो रूट ये होता है। ठीक है, लेकिन इसका रूट ये है, तो इसमें b क्या है, a क्या है और c क्या है, वो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस फार्मूले से x की वैल्यू निकलेगी और वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन का होगा। लेकिन इसमें जो फार्मूला बनाया गया है उसके हिसाब से b जो है वो x का कोएफिशिएंट है, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एंड c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अगर इक्वेशन अगर ये दी हुई है तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इस फार्मूले में b की जगह पे b आप नहीं रख सकते हो, b की जगह पे आपको यहाँ पर c लेना होगा। ठीक है, और a की जगह पे आपको b लेना होगा इस इक्वेशन में अगर आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, और फिर c की जगह पे a लेना होगा। तो ये मेरे ख्याल से ये
समझना पड़ेगा आपको। जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना जब सीखेंगे, फार्मूला सीखेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। तो अभी रहने देते हैं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं पहले कि किस फॉर्म में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन कौन से हैं वो चेक करना है। तो ऐसे ही आपको सबका चेक करना है, ठीक है। अब देखते हैं डायरेक्टली हम लोग एक दो रैंडम क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो देखो फिफ्थ पार्ट में ये कहा जा रहा है आपसे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों। 2x का पहले x माइनस 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर -1 का x माइनस 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा। सिमिलरली x का पहले x का x प्लस 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और फिर +5 है तो +5 का x माइनस 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x, फिर -1 का करेंगे तो -x प्लस 3 हो जाएगा। +3 क्यों, क्योंकि -1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ जाएगा। फिर x स्क्वायर माइनस x, फिर 5x माइनस 5, फिर ये देखो x स्क्वायर जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, और ये -7x है और -7x, और ये देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 4x, और 4x को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर +3 है और ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इस तरीके की कुछ इक्वेशन आएगी, 5 3 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए। तो अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा ये है, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू इसमें देखा जाए तो 1 है, b की वैल्यू अगर हम देखें तो -11 है, 11 मत बोलना, -11 है। a की वैल्यू क्या है, सॉरी b की वैल्यू क्या है, -11, एंड c की वैल्यू क्या है 8। तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में देखो लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी ये अच्छे फॉर्म में एक्सपैंड करके दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में अगर हम एक्सपैंड करेंगे बच्चों तो ये आपके पास ये आ जाएगा, और ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, और ये 4x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 7x हो जाएगा, और ये 4 इधर आके माइनस होगा तो -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल नहीं है क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक अगर हम बात करें इसमें तो ये 0 हो गया। क्यों? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं इसको हम, या सिंपल इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, एट्थ पार्ट इसका देख लेते हैं। तो एट्थ पार्ट में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस, सॉरी -4 नहीं है, प्लस -x है प्लस 1, और राइट हैंड साइड में अगर देखो तो इसको एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा आपका -2 3 और 2 जा 6 x स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 3 12x, ये आ जाएगा। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, या लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, और ये जो -6x स्क्वायर है और इधर आके प्लस जब होगा तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो प्लस 12x है लेफ्ट हैंड साइड में आके -13x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -x भी तो है, और ये -8 इधर आके आ जाएगा। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? बिल्कुल है। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है, देखने से तो लग रहा है कि 3 डिग्री का इक्वेशन है, 3 पावर है ना इसमें, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है। सो बेसिकली इसमें हमें चेक करना था कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो कभी कभी इक्वेशंस देखने से लगते हैं कि क्वाड्रेटिक है, होते नहीं है। जैसे इस केस में अगर हम देखें 6th नंबर में, तो उसमें आपको देखने से ये लग रहा था क्वाड्रेटिक है, बट ये क्वाड्रेटिक था नहीं। इसमें देखने से लग रहा है कि नहीं है, बट है, ठीक है। तो अब यही चीज हमें समझना था, इसमें लग रहा था तो नहीं था, ये क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन था। इसको देखने से लग रहा है कि नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन जैसा लग रहा था, 3 डिग्री इक्वेशन जैसा लग रहा था, बट ये कैंसल आउट होकर के बेसिकली ये क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट हो रहा था। और स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो अगर देखें इसमें, तो a की वैल्यू इसमें 2 है, b की वैल्यू -13 है, और c की वैल्यू 9 है। तो ABC आपको पहचानना अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो वहां पर आपको ABC की वैल्यू अगर अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चंस को। ओके, अब एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्चुअली जो हम सॉल्व करते हैं वो बेसिकली देखा जाए तो कुछ सिचुएशंस के लिए ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपसे कोई कह दे, अब मैं ऐसे रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो ब्रेड से 4 ज्यादा है, ठीक है, और दोनों का जो एरिया दिया हुआ है वो इसका एरिया जो दिया हुआ है वो है 45 स्क्वायर यूनिट, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अब सिचुएशन ये बन गई,
मतलब अगर लेंथ उसका ब्रेड्थ से 4 यूनिट ज़्यादा है तो लेंथ को अगर x ब्रेड्थ को अगर x ले लेते हैं तो लेंथ x+4 हो जाएगा, और एरिया तो आपको पता ही है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और दोनों को मिलाकर मल्टीप्लाई करके 45 दिया हुआ है, एरिया 45 दिया हुआ है, तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ तो आप डायरेक्टली सोच भी सकते हो, मैंने तो वैल्यू ले ली है ना, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 ले ली थी, तो ऑब्वियसली 5 और ये क्या हो जाएगा 5 + 4 9, तो 9 5 जब 45, तो x की वैल्यू 5 मैंने डायरेक्ट ले करके ये क्वेश्चन बना दिया है। तो वैसे ही आपके बुक में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो भी ऐसे ही कुछ वो सोच लेते हैं और कुछ वैल्यू लेकर के क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन हाँ वो इतना स्ट्रेट नहीं होता है कभी कभी क्वेश्चन कि आप उसको डायरेक्टली आपके दिमाग में क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक कर जाए कि अच्छा यहाँ तो x की वैल्यू 5 होगी, तो वो कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन में, तो वही हमें समझना होता है। और जब इक्वेशन बना के अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके या ऐसे कुछ। हालांकि इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रेम करना है, हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं इसकी बात करूँ, इस क्वेश्चन की बात करूँ जो मैंने आपको सिचुएशन दी थी, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो जाएगा x² + 4x - 45 = 0। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन पहला पार्ट है ये मिलता जुलता है जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी से। इसमें कहा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ। तो अगर हम ब्रेड्थ को x ले लेते हैं, लेट ब्रेड्थ बी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर, तो लेंथ जो है वो ट्वाइस से एक ज़्यादा मतलब 2x + 1 हो जाएगा। और अब इसमें एरिया दिया हुआ है 528, तो आपको पता ही है कि एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो ये रहा ब्रेड्थ और ये है लेंथ, मल्टीप्लाई करके 528 आ जाएगा। और इसको x को 2x से करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो ये आएगा, फिर x को 1 से करेंगे तो x आएगा, और 528 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो 0 आ जाए। इस तरीके से -528 = 0। तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमें फाइंड करना था इस सिचुएशन में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है, इसमें अब नंबर्स की बात हो रही है, इसमें रेक्टेंगल की बात हो रही थी, अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स की बात चल रही है। कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मान लेते हैं लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1, यही तो होता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि x - 1 और x ले लें, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। आप कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को x - 1 और x भी ले सकते हो, x+1 भी ले सकते हो, आपका मन है तो आप x+1 और x+2 भी ले सकते हो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को। तो आप समझ रहे होगे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंजिक्यूटिव होना चाहिए वो। तो जैसे x+1 और x+2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, वैसे ही x और x+1 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, वैसे ही x - 1 एंड x आर ऑल्सो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। तो आई होप ये समझ पाए हो पॉइंट को। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका प्रोडक्ट जो है, ये जो दो नंबर्स हमने लिए हैं x और x+1, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, x² + x - 306 = 0, है ना। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यहाँ पर हमें इंटीजर्स भी फाइंड करने हैं। तो इंटीजर कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, इसके लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट किया जाता है, 306 को पहले आप फैक्टराइज करते हो, ठीक है। दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं ताकि उनका सम जो है वो 1 के इक्वल आ जाए और प्रोडक्ट -306 के इक्वल आ जाए। तो देखो कैसे होगा, ये आ गया फैक्टराइज करके 1817, ठीक है। तो ये अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे तो 18x - 17x लिख सकते हैं, -306 = 0। और फिर इसको फैक्टराइज जब जैसे करते हो आप तो x कॉमन लेते हो, फिर x + 18 आएगा, फिर -17 कॉमन लोगे तो भी x + 18 आएगा = 0। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ये एक और फैक्टर आएगा यहाँ पर कि x + 18 × x - 17 = 0, और x की वैल्यू -18 एंड 17 आएगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में था पॉजिटिव इंटीजर में तो -18 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, तो x आ गया 17, और दूसरा जो उसका अगला नंबर जो होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं तो दो आंसर्स होंगे, दो वैल्यूज होंगे। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है वो 17 एंड 18, यही दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 306 के इक्वल है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है एज से रिलेटेड, दो लोगों के एज को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, रोहन और उसकी मदर के एज को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर, और सिचुएशंस दी गई है कि रोहन की मदर जो है 26 ईयर्स ओल्डर है उससे, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो इसको आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कैसे करेंगे इसको।
तो जैसा कि हर एक क्वेश्चन में हम करते हैं, रोहन के प्रेजेंट एज को x ईयर्स ले लिया, उसकी मदर का एज जो है वो 26 x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है मदर 26 ईयर्स ओल्डर है। उसके बाद कह रहा है 3 साल के बाद जो है दोनों की एज का प्रोडक्ट, तो 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी x प्लस 3, मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, दैट मीन्स x प्लस 29, और यही दोनों प्रोडक्ट कितना है 306। अब इसको सॉल्व करो, x को x से करेंगे मल्टीप्लाई x स्क्वायर आएगा, फिर 3 और 29 कितना होता है 32x हो जाएगा, फिर 3 को 29 से करेंगे 87 आएगा और इक्वल टू 360, और जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओगे तो ये आपका हो जाएगा 273 आई थिंक, है ना, हाँ 273 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करो मिडिल टर्म को, तो देखो 273 किसके टेबल में जाता है 3 के टेबल में, 391, फिर क्या होगा ये जाएगा 13x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका x कॉमन लोगे तो x प्लस 39 आ जाएगा, और माइनस 7 कॉमन लोगे तो x प्लस 39 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x की वैल्यू 7 और माइनस 39 होगी। जब x प्लस 39 को 0 के इक्वेट करेंगे, x प्लस 39 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 39 होगी। बट x की वैल्यू हम माइनस 39 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x तो एज है ना, एज माइनस 39 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स, ठीक है। ऑब्वियसली मदर की एज 33 हो जाएगी इस केस में। तो ये एक एज से रिलेटेड सिचुएशन दिया हुआ था जिसमें हमें एज फाइंड करनी थी रोहन की। अब फोर्थ पार्ट इसका अगर देखें तो इसमें डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड एक सिचुएशन दिया हुआ है और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज देखो, ये जो मैंने इक्वेशन सॉल्व की है बेसिकली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यहां पर मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया सेंटेंस को। इसमें लिखा हुआ है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। इसका मतलब ये है कि वो आपसे कहना चाह रहा है कि रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है हमें, तो हमें जो एक्स अज्यूम करना है वो रोहन के एज को एज्यूम करना है। मतलब जो इक्वेशन होनी चाहिए वो वेरिएबल, जो जिस वेरिएबल में इक्वेशन होगी, जैसा कि हमने यहाँ पर x वेरिएबल में हमने इक्वेशन बनाया हुआ है, आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है यही आपका आंसर है, ये निकालने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें अगर आप देखो, ये मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया। इसमें बेसिकली कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वेरिएबल एज्यूम करना है वो रोहन के प्रेजेंट एज को वेरिएबल एज्यूम करना है x, ठीक है, और फिर x में इक्वेशन बनानी है। तो अगर आप x में इक्वेशन निकाल रहे हो तो x जो है दैट शुड बी रोहन्स प्रेजेंट एज। वैसे ही इसमें जो है इंटीजर फाइंड करना था तो इंटीजर को आपको x लेना था नेचुरली। और यहाँ पर जैसे देखो कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इसमें जो वेरिएबल लेना है वो स्पीड को लेना है। मतलब x जो है वो स्पीड होनी चाहिए और फिर इक्वेशन x में आनी चाहिए, समथिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये निकालने की जरूरत नहीं थी इसमें, वैसे निकाल दिया है तो कुछ गलत नहीं है, सही है, कोई इशू नहीं है। तो अब देख सकते हो इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, ये डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देखते हैं हम। तो अब इसमें क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा हुआ, अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो अपने आप इसमें जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 480 बाई x। क्यों भाई, टाइम का फार्मूला ही होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड के फार्मूले से 480 बाई x हो जाएगा टाइम। ये एक्चुअल टाइम है क्योंकि डिस्टेंस 480 किलोमीटर दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड x की जगह पे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होता तो टाइम 3 आवर ज्यादा लगता, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस बात को कि अगर स्पीड जो है x माइनस 8 होता तो टाइम तो ये लगना था, ठीक है, और स्पीड जब x था तो टाइम ये लगना था। अब नेचुरली क्योंकि डेनोमिनेटर ये जो वैल्यू है x माइनस 8 ये छोटी वैल्यू है, और जब डेनोमिनेटर छोटी होती है, समझो इस बात को कि जब डेनोमिनेटर छोटी वैल्यू होती है
जब डिनोमिनेटर छोटी, मतलब जैसे डिनोमिनेटर की हम छोटी करते जाएंगे, जैसे 480 बाय अगर मान लो आपने 4 ले लिया तो ये कितना होता है 120, लेकिन आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दो तो कितनी हो जाएगी वैल्यू छोटी हो जाएगी। मतलब वैल्यू पहले 120 थी, जब डिनोमिनेटर 4 था तो वैल्यू थी 120। न्यूमिनेटर को नहीं चेंज करना है, न्यूमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को हमने ज़्यादा कर दिया, डिनोमिनेटर को हमने ज़्यादा कर दिया तो वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो यहाँ पर वही बात है कि x माइनस 8 जो है ये x से छोटी वैल्यू है, तो ये जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू ज्यादा होगी इससे, है ना, 480 बाई x से, क्योंकि इन दोनों में न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर जो है वो देख सकते हो आप कि डिनोमिनेटर यहाँ पर ये कम है ये ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो वैल्यू ज्यादा होगी। हाँ, तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है 3 आवर्स लग रहा है, मतलब कि ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे तो वो डिफरेंस जो है वो 3 है। तो ये आगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरीके से। इसको हम सिंप्लीफाई सॉल्व करने पे 480 को आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, फिर एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम आ जाएगा, फिर ऊपर x माइनस मतलब ये जैसे सिंप्लीफाई आप करते हो, आपको ये आई थिंक ये आपको पता होगा कैसे करते हैं, जैसे 1 बाई एक्स माइनस 480 तो कॉमन ले रखा है, इसमें अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो x इंटू एक्स माइनस 8 कॉमन आ जाएगा, फिर एलसीएम आ जाएगा, फिर x में से ये x माइनस 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो x माइनस 8 को जब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा और ये माइनस x हो जाएगा। x कैंसिल हो गया, 160 इंटू 8 होता है वो 1280, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 लिख सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये इक्वेशन आ जाएगी जो आप जानते हो करना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280 लिख सकते हैं। उल्टा भी कर सकते थे, जैसे कई बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पर ये हुआ कि 1280 है इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना, है ना, तो 1280 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई, हमें इक्वेशन ही फाइंड करना था और ये इक्वेशन है जिसमें x जो है ये स्पीड ऑफ ट्रेन है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबको पता है। अगर इसमें x की जगह पे हम 1 रख दें तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये p ऑफ x है इसकी वैल्यू क्या होगी, याद करो ये कैसे निकलता था, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, एक्स की जगह पे 1 रखना होता था, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो ये फाइनली जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो 1 जो नंबर है, ये 1 जो एक नंबर है, ये नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता था, ठीक है। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको 0 के इक्वेट कर देते हैं, तो ये अब ये पॉलिनोमियल नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था और इसी एक्सप्रेशन को अगर 0 के इक्वल रख देंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्योंकि 1 पे ये 0 हो गया था पॉलिनोमियल, तो हम क्या कहते हैं कि 1 इज अ रूट, 1 इज अ रूट या सॉल्यूशन एक ही बात है, रूट बोलेंगे या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको, सॉल्यूशन ऑफ given equation, this equation x square minus 3x plus 2। ऐसे ही अगर आप 2 रख के देखो तो भी ये 0 हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो है इसमें अगर 2 रख के देखें, इसी एक्सप्रेशन में p ऑफ 2 अगर हम निकालें तो p ऑफ 2 देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 x की जगह पे 2 रखना है, फिर 3 2 जा 6 माइनस 6 हो जाएगा, बल्कि क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है, प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0 हो जाएगा ये। तो p ऑफ 2 भी 0 के बराबर है, तो p ऑफ 2 बच्चों 0 के बराबर है, दैट मीन्स इस इक्वेशन का जो रूट है वो 2 भी है, 2 इज ऑल्सो अ रूट, ठीक है, ऑल्सो अ रूट या सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। और इसी को हम 1 और 2 को हम रूट कहते हैं, अल्फा बीटा भी कभी कभी इसको कंसीडर किया जाता है। तो अच्छा एक बात और भी है इसमें कि इसके 2 से ज़्यादा रूट नहीं हो सकते, ये भी हम लोगों ने सीखा था 9th क्लास में। तो रूट के हैं या फिर सॉल्यूशन के हैं, बात एक ही है। और एक बात और कि पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते थे और इक्वेशन उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, ठीक है, उसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो रूट होगा वो सेम होते हैं, दोनों वैल्यूज सेम होते हैं। जैसे इसमें देखें अगर हम, तो इसके जीरोज की बात करें तो इसके जीरोज क्या थे, 1 और 2 जीरोज है, और इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, 1 एंड 2 है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सो ये एक एग्जांपल है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि
इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से मतलब है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट्स करने का मतलब होता है इसको दो पार्ट में लिखना है। तो दो पार्ट में तो कई तरीके से लिख सकते हैं। -5x को हम -6x + 1x लिख सकते हैं, है ना, या -3x - 2x लिख सकते हैं, या नहीं तो -10x और +5x लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली इसमें एक ऐसा पर्टिकुलर तरीका ही है, या कहें कि पर्टिकुलर स्प्लिट जो है होगा वही सही होगा और उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। मतलब स्प्लिट करने की जहाँ तक बात है तो वो तो हज़ारों लाखों तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है इसको, ठीक है, लेकिन उसमें से एक ही ऐसा तरीका है जो परफेक्ट तरीका होता है और उसी तरीके से हमें स्प्लिट करना है इसको। ऐसे तो सोचो कि कितने तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका कारगर है। और वो कौन सा तरीका है वो समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखो कौन सा तरीका होगा वो देखते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए हमें समझना होता है कि x² का कोएफिशिएंट पहले देखते हैं। x² का कोएफिशिएंट जो भी है और कांस्टेंट टर्म जो भी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो दो नंबर्स स्प्लिट करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए। मतलब जैसे मैंने बताया ना आपको कि -5x को स्प्लिट करके आप कैसे लिख सकते हो, -3x - 2x। तो ये दो नंबर्स ये हैं, ये -3 एंड -2, या इसको आप -6x + x भी लिख सकते हो। तो दो नंबर्स क्या क्या है, -6 एंड 1, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमें ढूंढने हैं और वो दो नंबर्स को मैं p और q ले रहा हूँ। तो p और q अगर दो नंबर्स हैं तो pq जो होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 है, कांस्टेंट टर्म 3 है, +3 है। ध्यान दो यहाँ पर कि +3 है, -3 नहीं है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, PQ 6 और P + Q जो है वो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट। इनफैक्ट मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, ध्यान से देखो, -5 5 नहीं, -5। अब आप यहाँ से दिमाग चलाओ कि दो नंबर्स आपको ऐसे सोचने हैं, ढूंढने हैं, ताकि उनका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो है वो 6 आ जाए और सम -5 आ जाए। सोचो, थोड़ी देर सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दो नंबर्स जो है वो -3 एंड -2 है। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि क्यू की वैल्यू क्यों नहीं -3 ली, तो ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमें इसमें दो नंबर्स फाइंड करने थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि p कौन है और q कौन है, वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो -3 एंड -2 जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और ऐड करेंगे तो -5 आएगा, ठीक है। 5 नहीं लाना था, -5 लाना था, इसलिए माइनस माइनस लिया हुआ है। वैसे तो मल्टीप्लाई करके तो 3 × 2 भी 6 होता है, लेकिन 3 और 2 को ऐड करेंगे तो -5 नहीं आएगा, इसीलिए -3 -2 लिया है। अब जो है ये मिडिल टर्म -5x वो स्प्लिट होगा -3 -2 में, मतलब -3x - 2x में स्प्लिट करेंगे इसको। तो 2x² - 5x + 3 = 0 जो है, इसको अब हम मिडिल टर्म को, जो कि -5x है मिडिल टर्म, देख सकते हो बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म का मतलब मिडिल बीच वाला टर्म, इसको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया। ऐसे ही क्यों लिखा है ना, ऐसे ही क्यों लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये -6x + 1x, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, मतलब दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 6 हो। ये 6 क्यों, क्योंकि x² और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है 6, और सम जो है वो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं। अब हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो 2x² - 3x है, दोनों में क्या कॉमन है, ये पहले दो टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x। फिर अगले दो टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, -1, तो 2x - 3 = 0। और फिर अब देखो ध्यान से, ये दो ब्रैकेट्स जो हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स जो है सेम एक्सप्रेशन रखे हुआ है, तो दोनों में से हम 2x - 3 को कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, तो x - इसमें x बच जाएगा और इसमें -1 बच जाएगा, = 0। अब इसके बाद यहाँ पर आने के बाद थोड़ी देर और सोचो कि ये दो ब्रैकेट्स हैं, मतलब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो ऐसा कब होता है, या तो ये 0 के इक्वल हो जाए, नहीं तो ये 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आइदर 2x - 3 = 0, that means 2x = 3 and that means x = 3/2, ठीक है। और आइदर 2x - 3, ये या तो ये 0 हो जाए, नहीं तो ये 0 हो जाए, है ना। तो x - 1 = 0, that means x = 1. So x = 1 and x = -3/2. Therefore 3/2 and 1 are roots of this equation. 2x² - 5x + 3 = 0। यही आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आए तो दोबारा एक बार और से इसको बैक करके देख सकते हो, ठीक है।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि खुद से आप सोचो, दिमाग चलाओ अपना कि क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। खुद से सोचोगे तब जाके, और खूब सारे क्वेश्चंस करोगे। जब तक आप इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप अगर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर कम से कम 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चंस नहीं करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा 100%। मतलब उस पर मास्टरी आपको नहीं आ सकती है, परफेक्शन नहीं आ सकता है। फिर काम चलाओ, नॉलेज हो जाएगा, आप किसी तरीके से पास हो जाओगे, या किसी तरीके से जो है थोड़े बहुत ठीक ठाक मार्क्स ले आओगे इस तरीके से। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, अच्छे तरीके से आपको समझना है चीज़ों को और आगे भी इंटरेस्ट लाना है उसमें, सब्जेक्ट में, तो आपको खूब सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज 4.2। अब इसमें आपको पहला पार्ट जो है कहा गया है इसमें आपको कि फैक्टराइज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और उसके रूट्स निकालो। तो बहुत ही आसान है, हमें इसमें ये समझना होता है कि मिडिल टर्म को फैक्टराइज करने का मतलब है इसके मिडिल टर्म को 3x को -3x को स्प्लिट करना है, -3x को स्प्लिट करना है, 3x नहीं है -3x, इंपॉर्टेंट है ये। तो एक्स स्क्वायर -3x और -10 इज इक्वल टू 0 है। तो मैं दो नंबर्स आपको इसमें स्प्लिट करने के लिए हमें दो नंबर्स चाहिए। -3x को हम अनगिनत तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, -3x को -4x + x भी लिख सकते हैं, -3x को -x -2x भी लिख सकते हैं, -10x + 7x भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे कारगर तरीके नहीं है, हम इसमें से कोई एक ही स्प्लिट जो है वो सही माना जाएगा। इनफैक्ट फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, कैसे, -x/2 एंड -5x/2, ठीक है। देखो तब भी यही आएगा, लेकिन इसमें से तरीका एक ही कारगर है। और वो जो स्प्लिट करेंगे, वो कैसे हम स्प्लिट करेंगे उसका तरीका क्या होता है वो हमने अभी डिस्कस किया था कि दो इंटीजर्स कंसीडर करते हैं p एंड q, सच दैट p इंटू q जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, कांस्टेंट टर्म है -10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। दैट मीन्स वो दो जो इंटीजर हमें ढूंढने हैं स्प्लिट करने के लिए, उनका प्रोडक्ट -10 होगा, और सम जो है वो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट होना चाहिए, मतलब -3, यहाँ पर +3 नहीं -3 लेना है। तो आप दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनका की प्रोडक्ट -10 है और सम -3 है। तो थोड़ी देर सोचोगे ना, आप दिमाग चलाओगे, इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है कई बच्चों को 10 मिनट भी लग जाए सोचने में, लेकिन सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। और कुछ बच्चों का तो 1 सेकंड से कम में भी आ जाएगा कि क्या है इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा कई बच्चों का आंसर, p इज इक्वल टू -5 एंड q इज इक्वल टू 2। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे, -5 और 2 को ऐड करोगे तो -3 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा, ठीक है। -10 और -3 लाना था तो -5 और 2 लेना पड़ेगा। तो ये जो टर्म है ये स्प्लिट होगा आप कैसे, -5x + 2x से स्प्लिट होगा। ये -5 और 2 आया था ना, इसीलिए -5 और 2 लिख दिया है, और x था तो x लिख दिया, इक्वल टू 0। अब समझो इस बात को कि इन दोनों में पहले दो टर्म्स जो हैं, ये दो टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर क्या है, x है कॉमन फैक्टर, तो x कॉमन ले लेंगे तो x -5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, तो x -5 बचेगा, इक्वल टू 0। अब फाइनली फिर से इन दोनों में अगर हम देखें तो ये x -5 कॉमन फैक्टर है, तो x -5 को कॉमन फैक्टर बाहर निकाल देंगे तो x + 2 बच जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ x और यहाँ 2, और फिर हम कहेंगे कि या तो x -5 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, या x + 2 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। देयरफॉर लास्ट में हम फाइनली लिख देंगे, सॉरी 5 एंड -5 गलती से लिख दिया था, 5 एंड -2 आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर -3x -10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन के यही दो आपके रूट्स हैं, इसको अल्फा और बीटा भी आप चाहो तो कह सकते हो। ओके, ऐसे ही सेकेंड पार्ट आप ऐसे ही कर लोगे। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो आप ध्यान से, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए जो √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0 है, तो PQ क्या होगा, PQ होगा इसका और इसका प्रोडक्ट, तो दोनों प्लस में है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो 5 2 = 10 होगा, 5√2 एंड 5√2 का प्रोडक्ट 10 आ जाएगा। फिर p + q कितना होना चाहिए, मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए 7। दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं, क्या क्या होंगे वो दो नंबर्स, गेस करो। 5 2, वेरी गुड, 5 × 2 क्या होगा, p की वैल्यू चाहें तो 5 ले सकते हैं और q की वैल्यू चाहें तो 2 ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि p कौन है q कौन है, बेसिकली हमें समझना ये है कि जो ये 7x को स्प्लिट करके अब लिखा जाएगा वो 6x + x नहीं लिखेंगे, है ना, 3x + 4x नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, 5x + 2x लिखेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस से 5 और 2 में ये स्प्लिट हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर 2x + 5x लिख दो तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा,
ये 2x पहले इसलिए मैंने लिख दिया, मैं 2x को यहाँ भी लिख सकता था, 2x मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि √2 है, तो √2 और रूट जानते हो इन दोनों में कॉमन फैक्टर आसानी से आ जाएगा, वैसे भी आसानी से ही आता, बट मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब इन दोनों में अगर बात करें, इन दोनों पहले टर्म्स में, पहले दो टर्म्स में, तो √2x कॉमन फैक्टर है ना, तो x प्लस √2 बच जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर नहीं, आई एम सॉरी, ये √2 ये ना, पहले दो टर्म्स का मतलब हुआ √2x² एंड ये 2x, ये दो टर्म्स है। फिर आगे के दो टर्म्स जो है ये 5x प्लस 5√2, इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो x प्लस √2 आ जाएगा इक्वल टू 0। और फिर देखें तो x प्लस √2 दो ब्रैकेट्स हैं, सेम कॉमन फैक्टर है, तो ये आ जाएगा आपका √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और फाइनली या तो x प्लस √2 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस √2 होगी, नहीं तो x प्लस 5 की वैल्यू 0 के बराबर होगी, √2x प्लस 5 की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो x की वैल्यू माइनस 5/√2 होगा। और आप जानते हो रैशनलाइज करना, √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा आपका, इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली फोर्थ क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 8 एलसीएम आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी। और इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये मिडिल टर्म से स्प्लिट तो डेफिनेटली कर सकते हैं, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा 16 इंटू 1 16, और पी प्लस क्यू क्या होगा, -8। अब दो नंबर से ऐसा सोचो तो p भी आएगा -4 और q भी आएगा -4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्प्लिट होगा मिडिल टर्म वो इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और फिर इन दोनों में 4x कॉमन है, तो 4x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1, फिर 4x1 है ना, 4x माइनस 1 4x माइनस 1 दोनों में से कॉमन फैक्टर आएगा, तो जो दूसरा फैक्टर है वो भी 4x माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। और ये बेसिकली 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको, और फिर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर 0 के इक्वल है तो 4x माइनस 1 0 के बराबर होगा। जब कभी भी किसी चीज़ का स्क्वायर 0 होता है तो वो क्वांटिटी ही 0 के बराबर होगी, रियल नंबर में अगर हम बात करें तो यहाँ से 4x की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 1/4 इज रूट ऑफ 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। आई होप समझ में आया होगा ये। तो बेसिकली इसको कुछ बच्चे ऐसे भी देख सकते थे इजीली कि ये ना 4x माइनस 1 का आइडेंटिटी लग रही है, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। और फिर आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हो 4x माइनस 1 0 के इक्वल है, मिडिल टर्म स्प्लिट ना करने की करके, बल्कि आप सीधा सीधा यहाँ पर ये आइडेंटिटी के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, और 4x 1 के इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है 1/4 के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये क्वेश्चन भी सेम ही है, ध्यान से देखो तो ये 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उसको सॉल्व करो, तो आई थिंक तो हम लोगों ने कर ही लिया था, नहीं किया था सॉल्व, इक्वेशन खाली बना के छोड़ दिया था, तो वो आप लोग खुद से कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखो, इसमें कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं उसका सम 27 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन second number will be 27 माइनस एक्स। क्यों, दोनों का सम 27 है, तो ऑब्वियसली एक को अगर x लेंगे तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 दिया हुआ है। क्वेश्चन में प्रोडक्ट, जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 182 दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके से कुछ, ठीक है। और फिर ऐसा लिख सकते हैं -x² प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, और फिर दोनों तरफ ना -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ x² का कोएफिशिएंट प्लस रहे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा -27x, ये माइनस है बच्चों, और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। जब दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस हो जाएगा। अब दो नंबर्स आपको सोचने हैं, p इंटू क्यू 182 है। क्यों 182 है, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है और ये 182 है, तो 182 बन जा क्या होता है 182, और p प्लस क्यू क्या होगा बच्चों -27। दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं कि क्या क्या होंगे इसके, दो नंबर्स ऐसे जिसको कि मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए और सम जो है -27 आ जाए। थोड़ा सा टफ है, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 9 जा ये, और फिर 3 से 13 7 है ना, 3 17 नहीं, आई थिंक गलत कर दिया, 13 7 जा होगा ये, 13 7 जा 91 होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि 7 2 जा 14
7 टू जा 14 और 13, हाँ 14 13 में ये स्प्लिट हो रहा है 14x माइनस 13x। तो दो नंबर जो है वो p और q क्या है, p माइनस 14 है और q माइनस 13 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 27 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, इक्वल प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना आप जानते होगे, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ से x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है वो 14 हो जाएगी या 13 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर 14 लोगे तो दूसरा नंबर जो है वो 13 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 13 लोगे तो दूसरा नंबर 14 आ जाएगा। सो हम के यहाँ पे कहेंगे टू नंबर्स आर 13 एंड 14, जिसका सम जो है 27 है और प्रोडक्ट 182 है। मल्टीप्लाई करके आप देख लो 182 ही आएगा, और सम करके देख लो 27 ही आएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो जब भी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपसे कहा जाए तो समझ जाओ आप कि लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। यही दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वैसे x माइनस 1 x भी ले सकते थे, x प्लस 1 x प्लस 2 भी ले सकते थे, समझो ये दोनों कंसेक्यूटिव है, एक ज़्यादा। ठीक है, इसके अगला वाला नंबर क्या होगा, x होगा, तो ये ले सकते हैं। लेकिन कंफर्टेबल ये लग रहा है, x प्लस 1 कंफर्टेबल लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये लिया हुआ है। आप चाहो तो x माइनस 1 x भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में ले सकते हो, x प्लस 1 x प्लस 2 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ फोर्स स्क्वायर्स इज 365, मतलब इसका और इसके स्क्वायर का सम, स्क्वायर कर दो और उसका सम 365 के इक्वल है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है तो 182 को फैक्टराइज करो, क्या आएगा, 2 से 2 9 जा। आई थिंक इसमें भी यही आंसर आना चाहिए क्या, लग तो रहा है ये, है ना, 14 13, यस 14 13। तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन की तरह है ये भी, x प्लस 14 आ जाएगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा इक्वल टू 0। और फिर आप देख सकते हो x प्लस 14 इंटू में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 14 एंड 13। वैसे ही करेंगे जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था कि x प्लस 14 को 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी, फिर x माइनस 13 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 13 हो जाएगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन x की वैल्यू माइनस 14 है तो वो तो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो क्या होगा, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या आ जाएंगे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। 13 आंसर वैलिड है, मतलब x की वैल्यू 13 हो सकती है, माइनस 14 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 13 लेंगे तो x प्लस 1 नेचुरली क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये दो इंटीजर्स है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 13 एंड 14, जिसका की सम का स्क्वायर 365 है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। एक्सरसाइज 4.2 में इतने ही क्वेश्चंस थे आई थिंक, देखते हैं और भी है क्या। यस, दो क्वेश्चन और हैं इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन देखो कि इसमें कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो आप जानते ही हो कि ये अगर मान लो बेस है तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड्स x माइनस 7 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और हाइपोटेनस 13 दिया हुआ है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये लिख सकते हैं, या ऐसे इससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि लेट बेस बी x मीटर सेंटीमीटर, देन ऑल्टीट्यूड जो है वो क्या होगा, ऑल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7 मीटर। क्यों, क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि 7 सेंटीमीटर कम है ऑल्टीट्यूड बेस से, तो बेस अगर x है तो नेचुरली ऑल्टीट्यूड जो है x माइनस 7 होगा। अब यहां से लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो इसके बाद अब आगे आई थिंक आप लोग खुद से कर सकते हो जहाँ तक मुझे लगता है। ये आ जाएगा 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, और फिर आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 260 इज इक्वल टू 0।
और इसके बाद फैक्टर क्या बनेगा इसका 12 और 5। तो सॉल्व करोगे अगर इसका, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप लोग तो कर ही लोगे इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके। तो x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 12 होगी या माइनस 5 होगी। लेकिन x क्या है, x तो लेंथ है ना, और लेंथ निगेटिव तो लेंगे नहीं यहाँ पर, तो ये नहीं लेंगे, तो ये वाली वैल्यू लेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 और नेचुरली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो यही आपका आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें कहा जा रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री में पॉटरी बनाया जाता है, आर्टिकल्स इन अ डे, है ना, सर्टन नंबर ऑफ, मतलब एक दिन में कुछ पॉटरी बनाए जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ईच डे इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल जो है वो तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 2x प्लस 3 है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक का कॉस्ट, ठीक है, वन आर्टिकल का कॉस्ट जो है वो 2x प्लस 3 है। मतलब अगर एक दिन में मान लो कि 10 बनाए जाते हैं पॉटरी, तो एक का जो कॉस्ट होगा वो 10 टू जा 20 प्लस 3 मतलब 23 रुपीज है। तो यही यहाँ पर अगर x बनाए जाते हैं एक दिन में आर्टिकल्स, एक आर्टिकल प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, तो हर एक का कॉस्ट, एक का कॉस्ट जो है वो 2x प्लस 3 होगा। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, x इंटू 2x प्लस 3 नेचुरली, ठीक है। एक का कॉस्ट इंटू जितने बनाए गए हैं, तो जितने बनाए गए हैं वो है x, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 के इक्वल हो जाएगा, और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है। तो आप देखो 90 टू जा 80, पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, रफ में करते हैं। पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस 180, और पी प्लस क्यू कितना है 3। दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 180 आ जाए और सम करके 3 आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे, पहले फैक्टराइज करके देखते हैं। 9 से 20, 2 से 10, ठीक है। तो नहीं, अभी तो नहीं आया ये। 2 से 5 कितना होगा ये, 36, आई थिंक 15-12 होगा, है ना। 15-12 दो नंबर्स ऐसे हैं। 15-12 मतलब कि p की वैल्यू अगर हम प्लस 15 ले लें और q की वैल्यू अगर माइनस 12 ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 और माइनस 12 को, तो माइनस 180 होगा, और 15 और माइनस 12 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3x, सॉरी माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। और फिर दोनों में, इन दोनों में कुछ क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो 2x प्लस 15 हो जाएगा। फिर इसमें से कॉमन लेंगे तो 6 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। और फिर दोनों को फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15 और फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और फिर x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 15/2 एंड 6। ऑब्वियसली माइनस 15/2 तो लेंगे नहीं, तो 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ईच डे इज इक्वल टू 6। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन ईच डे इज इक्वल टू 6 एंड कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 6 टू जा 12 प्लस 3 15, ठीक है। तो 15 हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर वन आर्टिकल, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो है 6। तो 6 एंड 15 आर द आंसर्स। आई होप ये समझ में आया होगा।